नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और अब ये हमारी एसिड एंड बेस की सेकंड क्लास हो रही है। पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक की चीज़ों को कवर कर लिया था कि लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है। जिसने यहाँ तक की चीज़ों को नहीं देखा है वो पिछला वीडियो ज़रूर देखना, ताकि आगे की भी चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए आज उसको और आगे कंटिन्यू करते हैं, नई स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ से अपनी आज की क्लास शुरू होने वाली है। आज का अपना पहला टॉपिक है कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, माने जब एक अम्ल धातु के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। पहले इसको समझ लेते हैं, बाद में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि अम्ल कौन होता है। अम्ल वह होता है, अम्ल वह होता है जो हमें H प्लस दान में देता है। अम्ल कौन होता है? अम्ल वह होता है जो हमें H प्लस दान में देता है। अम्ल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एसिड। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये ए नाम का कोई है जिसके साथ में H ने मिलके एच बना रखा है, और ये H प्लस हमें देगा, तो मतलब ये जो यौगिक है ये हमें अम्लीय प्रभाव प्रदर्शित करेगा, तो ये एक अम्ल है। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है किसी धातु के साथ में, माने मेटल के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, तो एक तो लवण बनेगा, है ना, सॉल्ट बन जाएगा। और लवण के साथ साथ में आपको बना देनी है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आपको यहाँ पे बना देनी है। ठीक है ना, जब अम्ल धातु के साथ में अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अम्ल हमें दिया हुआ मिलेगा, धातु हमें दी हुई मिलेगी, हाइड्रोजन गैस फिक्स है, H लिखना है। ये लवण कैसे बनाना है इसको देखो। जैसे मान लो ये A है, ठीक है ना, और A के साथ में ये H नाम का, ए के साथ में एच है, तो ये एच नाम का ये कुछ एक हमारे पास में यौगिक है। और इसने मान लो मेटल के साथ में रिएक्शन करी, दूसरा कलर लेते हैं, मान लो इसने ये एम, ठीक है ना, इस एम के साथ में इसने रिएक्शन करी, तो ये तो तय है कि भाई लवण बनेगा, है ना। यहाँ पे क्या बनेगा? एक तो लवण बनेगा, और लवण बनने के साथ साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, H2 गैस बनेगी। ये हमने बना दी। अभी इसको लवण को कैसे बनाई? लवण को ऐसे बनाओ, देखो ये M है, इसको लिखो, M को नहीं, हाँ दूसरा रंग लेता हूँ मैं इसका, है ना, ये लो, ये M इस रंग का है तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये लो भाई M लिखा मैंने, और इस A में से हाइड्रोजन निकल के तो यहाँ पहुंच गया, बच गया कौन? A ही बचा है, तो यहाँ पे मैं A को लिख देता हूँ, तो ये बन गया लवण। ठीक है ना, एक उदाहरण लेंगे तब देखना ये समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया जिंक, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? जिंक ले लिया। और जिंक लेने के साथ साथ में अब देखो इधर मैंने कौन सा अम्ल ले लिया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl ले लिया। अब HCl से रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, और साथ में यहाँ पे क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है ना, ये तो दिया हुआ होता है, ये भी दिया होता है, ये अपने को बनाना होता है, तो चलो बनाओ। यहाँ पे H तो निकल के चला गया, ठीक है ना, बचा कौन? Cl, और यहाँ पे जिंक। तो देखो जिंक, ठीक है ना, जिंक को ऐसा कैसा मैंने लिखा, और तो इधर कौन बचा अपने पास में? क्लोरीन, तो लिखो क्लोरीन को भी Cl2। ये टू क्यों लिखा है? क्योंकि जिंक की जो संयोजकता होती है वो दो होती है। तो जो लवण है हमारे पास में उसका सूत्र क्या बन गया? ZnCl2। ठीक है, अपने को क्या याद रखना है कि जब धातु किसी अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। और जो लवण बना उसका सूत्र हमें बनाना है कि जो धातु दी गई है उसकी संयोजकता के हिसाब से जो अम्ल दिया गया है उसका अधातु वाला आयन इसके साथ में मिला दो, तो हमारा बन जाएगा साल्ट का सूत्र। ठीक है, यहाँ देखो दूसरा मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस 2 होता है। मैग्नीशियम क्या होता है? +2 होता है। और यहाँ पे HCl है, ये किस में टूटेगा? ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है ना, तो इस मैग्नीशियम को कितनी क्लोरीन चाहिए? 2 चाहिए। तो ये इनको आपस में मिलाओ, इनको आपस में मिलाएंगे तो MgCl2 ये बना, साथ में क्या बना? हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ देखो, जब अम्ल किसी धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस
बनती है। इसका सामान्य जो समीकरण है वो हो जाएगा एसिड प्लस मेटल इक्वल टू सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और उदाहरण के तौर पे ये दोनों आप याद रख लेना, ठीक है। इसको मैं मिटो देता हूँ ताकि आपका नोट्स अच्छे से बने। यहाँ पे वीडियो को रोक के भी आप लिख सकते हो या बाद में लिख सकते हो। और ऐसा कैसा ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। पहली अम्ल के धातु के साथ अभिक्रिया देखी, दूसरी क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया देखी। तो देखिए, वैसे तो ये क्षार रिएक्शन करता है नहीं, लेकिन ये कुछ धातुएं हैं जैसे जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जो मजबूत क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में प्रतिक्रिया कर लेती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है ना। सामान्य समीकरण हो गया बेस प्लस मेटल और साथ में वही साल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो पिछले पेज पे देखा वही बातें यहाँ पे लिखी, जो एसिड के लिए लिखी थी वही बातें बेस के लिए लिख दी। एक लाइन ये ऐड कर देनी कि सामान्यतः धातुएं अभिक्रिया नहीं करती है क्षार के साथ में, लेकिन कुछ धातुएं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन कर जाती है। उदाहरण के तौर पर जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन, और ये बन गया अपना सोडियम जिंकेट, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। और फिर एल्यूमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे और साथ में जल की भी हमें जरूरत पड़ेगी, है ना। ये जो पूरा का पूरा विलीन बनेगा, ये जलीय विलीन बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन है ना। जो पानी में घुला होता है उसको एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है ना। उसके ब्रैकेट में हम लोग AQ लिख देंगे। दूसरा उदाहरण ये हो गया सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये तो इसको चाहे सूत्र कोई भी हो, इनको सबको लवण ही कहेंगे, ठीक है ना। लवण कहेंगे। लवण और हाइड्रोजन गैस ये दोनों बाहर निकलेगी कब? जब कोई बेस किसी मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। इसको हटा देता हूं, आप लोग पॉज करके लिख लो। आगे बढ़ते हैं। ये लो जी, स्पेशल नोट आ गया आपके लिए। स्पेशल नोट क्या बोलता है कि केवल कुछ विशेष धातुएं ही मजबूत क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH के साथ प्रतिक्रिया करती हैं। इन धातुओं को एम्फोटेरिक मेटल कहा जाता है। एम्फोटेरिक मेटल कौन सी होती है? एम्फोटेरिक मेटल मेटल वो होती है जो एसिड के साथ में भी रिएक्शन करें और जो बेस के साथ में भी रिएक्शन की, एसिड और बेस दोनों के साथ में जो रिएक्शन करती है उसको एम्फोटेरिक मेटल बोलते हैं। तो कुछ एम्फोटेरिक मेटल ऐसी होती है जो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन कर जाती है और बनाएगी क्या? दोनों के साथ में रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाएंगी? सॉल्ट बनाएगी। सॉल्ट बनाएगी और साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन सभी धातुएं अभिक्रिया नहीं करती हैं। और एम्फोटेरिक धातुओं के उदाहरण यहाँ पे जिंक और एल्यूमिनियम, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, पॉज करके लिख लो आप। आगे बढ़ते हैं। धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ में अभिक्रिया। देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, खाली पेज ले लेता हूँ यहाँ पे एक, देख लो यहाँ पे एक खाली पेज ले लेते हैं और इसमें समझते हैं। लो जी, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट, देखो दो आएगा अभी अभी हमारे अभी हम नोट्स में देखेंगे दो चीजें। एक तो धातु कार्बोनेट, धातु में सोडियम धातु ले लेते हैं Na2CO3, और एक होता है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट Na2 नहीं NaHCO3। इसको हम लोग कहेंगे सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोनेट कहेंगे। इसको कहेंगे सोडियम कार्बोनेट। और इसको क्या कहेंगे? इसमें देखो सोडियम भी है और हाइड्रोजन भी है, तो इसको कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दोनों ही, चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो चाहे सोडियम कार्बोनेट बोलो, दोनों के दोनों जब किसी अम्ल के साथ में अभिक्रिया करते हैं, जब किसी एसिड के साथ में अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ पे ये एसिड के साथ में अभिक्रिया करने के बाद ये बनाएंगे, क्या बनाएंगे? नंबर 1 बनाएंगे ये सॉल्ट। क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे। प्लस ये क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। प्लस ये क्या बनाएंगे? प्लस ये जल बनाएंगे, ठीक है ना।
लवण बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और जल बनाएंगे। देखो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, लवण बना रहा है और जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। दोनों को याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट हो चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, माने धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों के दोनों एसिड के साथ में रिएक्शन करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। अब देखिए नोट्स देखते हैं। जब धातु कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो लवण यानी कि सॉल्ट, पानी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, ठीक है ना। जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ में विक्रिया करता है तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब दूसरा आएगा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया, जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ में प्रतिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। सेम टू सेम वो का वो समीकरण देखो, इसके अंदर मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल हाइड्रोजन, बस इसमें खाली हाइड्रोजन ऐड किया है, ठीक है ना। हाइड्रोजन ऐड कर दिया, फिर मेटल कार्बोनेट था हाइड्रोजन, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, सेम टू सेम। वहां पे था Na2CO3, यहाँ पे NaHCO3, आगे की रिएक्शन सेम टू सेम, ठीक है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट जब एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको रोक राख के लिख लेना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया। देखो ये बात हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जब अम्ल किसी क्षार के साथ में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। जब लवण और जल जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। देखो जब अम्ल और क्षार आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, या न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया होती है। उदाहरण, कोई भी अम्ल ले लेना, कोई भी क्षार लेना, आपस में रिएक्शन कराओ और ये जो धातु है धातु इनको मिला के एक लवण बना देना और साथ में बना देना जल, ठीक है ना। तो ये आप उदाहरण के तौर पर एक याद रख सकते हो, ठीक है, इसको लिख लो। आगे बढ़ते हैं, इसको रोक के लिख लिया करो, है ना। फिर है अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया। तो देखो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, कोई भी जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं, ये सामान्यतः होते हैं बेसिक नेचर के, बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर का मतलब क्या होगा, बेसिक नेचर का मतलब हो गया क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और कोई भी चीज जो क्षारीय प्रकृति की है वो एसिड के साथ में विक्रिया करेगी तो वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो देखो एसिड और मेटल ऑक्साइड, इसको ऐसे मान के चलो कि कोई बेस के साथ में हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, है ना। तो एसिड बेस से जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है। ये मेटलिक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का है, तो इसलिए एसिड और मेटल ऑक्साइड जब रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर का निर्माण होगा। उदाहरण के तौर पर ये याद रखना, ये कॉपर ऑक्साइड, और ये कॉपर ऑक्साइड कौन सा, ये बिना बुझा चूना, इसका नाम याद रख लेना, ये है बिना बुझा चूना है ये। और इस बिना बुझे चूने के अंदर मान लो अगर पानी मिला दिया जाए, इसके अंदर पानी अगर मिला दिया जाए तो पानी मिलाने के बाद में ये बुझ जाएगा, तो बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना और बुझा हुआ चूना। और इसका एक और नाम है चूने का पानी, ठीक है ना, चूने का पानी, ये दोनों नाम इसके हैं, ठीक है ना। फिलहाल ये टॉपिक यहाँ का नहीं है, ये बीच में आ गया तब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है ना।
जब किसी भी धातु ऑक्साइड है ना, क्योंकि कॉपर धातु है, इसका ऑक्साइड है, जब किसी धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ में करवाई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। और ये रिएक्शन ठीक वैसी है जैसे कि अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, नोट्स देख लो भाई। जब अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ में प्रतिक्रिया करता है तो लवण और पानी यानी जल H2O बनाते हैं। यह प्रतिक्रिया भी उदासीनीकरण का उदाहरण है क्योंकि धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और ये आप उदाहरण के तौर पे याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस इतनी स्लाइड है यहाँ पे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। चलिए इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, और ये वाले नोट्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आगे की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे।